मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि अब आपकी वर्कशीट्स आना कम हो चुकी हैं। अब आपकी सिर्फ एक वर्कशीट ही आ रही है। तो मैं अब आपको सारे 6 क्लास के, 7th क्लास के और 8th क्लास की ऑल सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके, इंग्लिश, हिंदी, कोशिश करूँगी मैथ्स और साइंस भी पढ़ा लूँ, लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश, हिंदी और उर्दू जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कंप्लीट कराऊँगी, है ना। आपके जर्नली 1-2 चैप्टर सबके अपलोड हैं। उसके आगे के मैं चैप्टर्स अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 का, जिसका क्या नाम है, बस की यात्रा, ठीक है। इससे पहले के 2 चैप्टर्स अपलोड किए गए हैं। आप लोग उन्हें जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो का पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी, क्योंकि बुक आपके पास अवेलेबल है। आप लोग इसको स्टोरी आराम से खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसे छोटा सा समराइज़ करूंगी ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए कि असल में इस कहानी में हुआ क्या। उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या इस कहानी का मॉरल क्या है, ये हमें शिक्षा क्या देना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आंसर आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग अगर स्कूल का वर्क है तो उसे भी आसानी से कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपका 3rd चैप्टर है, बस की यात्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेखक अपने दोस्तों के साथ, है ना, बस से अपने घर जाने की मतलब सोचता है, लेकिन वो वैसे तो ट्रेन से ही जाने वाला होता है क्योंकि उन्हें सुबह काम होता है, लेकिन उनको ना ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलते हैं। इसलिए वो सोचते हैं चलो ठीक है, हम शाम वाली बस से ही चले जाएंगे, ठीक। लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो उसे मना करते हैं कि भाई तुम शाम में मत जाओ। और जनरली जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो मना ही करते हैं इस बात को कि आपको शाम में सफ़र नहीं करना चाहिए। अब वो उनकी जो भी है रूढ़िवादी बात हम कह सकते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, मिथ है, जो भी है, लेकिन वो मना करते हैं, है ना। और कभी कदार और जनरली ऐसा होता है कि हमारे बड़े जो चीज़ के लिए हमें मना करें, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है ना। लेखक अपने बड़ों की बात नहीं मानता है। वो और उसके जो मित्र होते हैं, 5 मित्र, वो सब चल देते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, और वो शाम की बस से जाने लगते हैं अपने गांव। जब बस आके खड़ी होती है तो बस की हालत बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना। असल में ये कहानी एक व्यंग है। व्यंग का मतलब होता है कि कुछ बुराइयों को हंसी मजाक के फॉर्म में पेश करना, ताकि वो बुराइयां सामने भी आ जाएं और किसी को बुरा भी ना लगे, है ना। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप नहीं पढ़ सकते, है ना, तो आपको लगेगा अरे ये मैम कैसी हैं, ये तो डायरेक्ट ही मना कर रही हैं। बताओ, बच्चों को कहना चाहिए कि आप पढ़ाई करो, ये तो कह रही है कि आप पढ़ नहीं सकते, है ना, बुरी लग जाएगी बात। वहीं मैं अगर आपको प्यार से समझाऊं, बेटा आप मेहनत करो, ऐसे करेंगे तो आप ऐसे निकलेंगे, है ना, तो क्या होता है कि दोनों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो ये व्यंग है, इसमें बुराई को इस तरह से पेश करने की कोशिश की गई है कि आपको हंसी आए, आपको मजाक आए, मज़ा आए इसे पढ़ने में। लेकिन दर हकीकत यहाँ पे कुछ बुराइयों को उजागर किया गया है ना। तो अब यहाँ देखिए लिखते हैं कि बस को जब उसने देखा तो उसके अंदर जो है श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, सदियों का अनुभव था उसके अंदर, है ना, क्योंकि उसकी हालत बता रही थी। भाई जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा पुरानी हो जाती है तभी वो इस हालत में होती है ना, नई चीज़ तो आपको इस हालत में नहीं दिखेगी कभी भी, है ना। तो अब यहाँ पे वो अपने मन की बात बताते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसी बस में ना कंपनी के एक हिस्सेदार साहब भी जा रहे होते हैं। तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई अभी बस खड़ी चली नहीं है, अभी बस आके सिर्फ खड़ी हुई है अपने स्टैंड पे, और लोग इसके अंदर आके अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं, है ना। और वो उसकी हालत को देखकर आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो देखिए वो यहाँ पूछता है भैया ये बस चलेगी भी? कहता है हाँ हाँ चलेगी, चलेगी क्यों नहीं, है ना। इस तरह से बातें होती। क्यों? क्योंकि उसका जो हालत होती है ना वो बहुत खस्ता होती है। तो उसका डॉक्टर दोस्त क्या बोलता है, भाई डरो मत, चलेगी, बेफिक्र रहो, ये अनुभवी है, ये खूब चली हुई है, इसलिए इस पे विश्वास किया जा सकता है, हमें अपने बेटों की तरह गोद में बैठाल कर ले जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें इसमें हैं। फिर धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर वो क्या देखते हैं कि उसका इंजन हिल रहा है, उसकी खिड़कियाँ बज रही हैं, है ना। सब लोग, आने जाने वाले लोग ऐसे देख रहे हैं उन्हें, और फिर
क्या होता है जब शुरू में हमें कोई चीज़ का, जैसे मान लीजिए आपको एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाए, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन जब आपको रोज़ ही उस कमरे में अकेले रहना हो तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ बच्चे शरारती होते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, हम तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे। जब शुरू शुरू में उनको ये धमकी मिलती है कि आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगा, तो डर लगता है कि अरे मम्मा मुझे हॉस्टल भेज देंगी। लेकिन जब वो धमकी पुरानी हो जाती है तो क्या डरते हैं? फिर नहीं डरते, अरे भेजेंगे तब देखेंगे, अभी तक तो भेजा नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। शुरू शुरू में जब ये इस बस में बैठते हैं तो उनको बहुत डर लगता है। वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं भैया हम सुबह का सूरज देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। जो लोग उन्हें छोड़ने आए होते हैं वो भी उनको ऐसे देख रहे होते हैं कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, पता नहीं इसके बाद हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, है ना। फिर बस की हालत को बताते हैं कि इंजन बज रहा था, इंजन को उठा के उन्होंने अपने गोद में रख लिया, है ना। खिड़कियों से आवाज़ आ रही थी, चलते चलते बस एक किनारे पे जाके रुक जाती है। फिर यहाँ पे एक असहयोग आंदोलन का जिक्र किया गया है ना, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। वो चीज़ शुरू हो गई, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस का जो हिस्सा था वो एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहा था, है ना। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है? नॉन कोऑपरेटिंग जो आपका मूवमेंट था, जिसमें क्या था कि ये हमें एक दूसरे का इस तरह से सहयोग नहीं करना था, है ना। गांधी जी ने ही चलाया था ये आंदोलन। तो इसी तरह से बस ने भी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, अर्थात कि उसकी बॉडी कहीं जा रही थी, इंजन कहीं जा रहा था, आपकी खिड़कियां कहीं बज रही थी, सीट अपने अलग भाग रही थी, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, सब इधर उधर भाग रहे थे। फिर क्या हुआ, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ना। अभी देखिए आगे आएगा, यहाँ पे बॉडी अलग भाग रही थी, ये देखिए, है ना, बॉडी अलग भाग रही थी, सब कुछ अलग अलग भाग रहा था। उसके बाद देखिए पता चलता है बस रुक गई, मालूम ये हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ना। अब क्या करें? अब उन्होंने क्या करा, बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। अब देखिए असल में ऐसा नहीं हो सकता, बताइए, अगर किसी का इंजन निकल जाए या पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाए तो क्या भला वो गाड़ी चल पाएगी? किसी हाल में नहीं चल पाएगी, है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ ऐसा बनाया है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड शुरू में तो उसे खूब डर लग रहा था, रास्ते में जो भी पेड़ आ रहे थे उन्हें लग रहा था कि शायद बस इसी से ही टकराएगी और हमारा अंतिम समय आ जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, फिर वो चलने लगी बढ़िया से, है ना। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये बस ऐसे ही चलती रहती है, बातें होती रहती हैं, और फिर जो आपका जो राइटर है वो अपनी भूल जाता है कि हम पता नहीं कभी पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर क्या होता है, मैंने भी जैसा आपको बताया कि शुरू में किसी चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और लेकिन वही चीज़ अगर हमारे पास बार बार होने लगे तो फिर चिंता हमारी ख़त्म हो जाती है ना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2020 में कोरोना का जो डर था लोगों में वो बहुत ज़्यादा था। 21 में थोड़ा कम हुआ, और आज 22 है, आज लोगों में उतना ज़्यादा डर नहीं है बनिस्बत जितना 2020 में था। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि ये एक बीमारी है, ये एक महामारी है, हमें खुद बचना है। हम अपने आप को बचाएंगे, सारी दुनिया अपने आप बच जाएगी, है ना। हम ही कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें, बस इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो सेम उसी तरह से पहले शुरू में जो आपका राइटर है उसको डर लगा कि पता नहीं क्या होगा, हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे, क्या रहेगा। एंड में वो बिल्कुल चिंता ख़त्म, मतलब बिल्कुल इत्मीनान से बैठ गया, है ना। जो बेताबी थी, जो तनाव था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गए, है ना। और बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। क्योंकि हम किसी भी मौजू पर, किसी भी चीज़ पर थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं। अगर हमारा 8 घंटे का सफ़र है तो क्या हम पूरे 8 घंटे उसी चीज़ पे बहस करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह से देखिए, ये आपकी जो व्यंग है ये लिखा किसने? हरिशंकर परसाई ने लिखा है। इसको आपकी वर्कशीट्स में आया था अलग अलग टुकड़ों में। मैं कोशिश करूँगी कि जो वर्कशीट्स के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाए, कि अगर आप लोग खाली मौका हो आपके पास तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये आपके अभ्यास प्रश्न है ना, कारण बताइए, या इस तरह से ये जो भी हैं पार्ट से आगे, ये सब हम लोग क्या करेंगे, आंसर शीट पे करेंगे, ताकि आपको आंसर्स लिख के भी पता चल जाए कि अगर आपके टीचर्स आपको इसका कहते हैं कि आंसर बताएं तो आप बता पाएँ। फिलहाल हम लोग शब्दार्थ यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ आपको आंसर शीट में नहीं मिलेंगे।
तो देखिए इसमें एक वर्ड आया होगा निर्मिति, जिसका मतलब होता है कारण या साधन। फिर गोता, गोता मतलब होता है डुबकी लगाना। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है इत्तिफाक, इत्तिफाक कहते हैं सहयोग को। ये उर्दू का वर्ड है ना सॉरी। बयाबान, बयाबान भी उर्दू का ही वर्ड है जिसका मतलब होता है जंगल। वैसे बयाबान का असल मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंसान ना दिखे, तो आप जंगल के फॉर्म में, बंजर के फॉर्म में, रेगिस्तान के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अतिशोध यानी कि मृत कर्म, दह कर्म यानी अच्छे काम, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है प्रयाण यानी कि स्थान है, प्रस्थान करना, मर जाना। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेताबी, ये भी आपका उर्दू का ही वर्ड हो गया बेताबी। तो इसका अर्थ क्या होता है बेचैनी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है और बाकी वीडियोस जो पहला और दूसरा चैप्टर है उम्मीद करती हूँ आप लोग ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ के वीडियो फिनिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार साहब की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। अब आपको जवाब बताना है कि भाई उन्होंने श्रद्धा के भाव से क्यों देखा। तो यहाँ देखिए उत्तर लिखा है लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वे टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था, है ना, वो उसमें चलने के लिए तैयार थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था, अर्थात मोह की वजह से आत्मा बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया। ठीक है, यानी वो जानते थे कि कैसी हालत है, उसके बावजूद वो अपनी बस की तारीफ किए जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि ये बहुत साहसी आदमी है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखता भी है कि लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, है ना। वही बात आ गई, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब एक इंसान को पता है कि इसकी हालत कितनी ख़राब है, उसके बावजूद वो उसमें सफ़र करने को तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी। ठीक है, तो हो सकता है कि वो उनका अपना रहा हो लग गया, लेकिन ये बात भी ठीक है कि उन्हें हो सकता है पहले से ही पता हो कि बस की हालत कैसी है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं कि ये कब और कहाँ रुक जाए, और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है ना। शाम बीतते बीतते ही रात हो जाती है, यानी जैसे शाम आती है वैसी फ़ौरन ही रात होने लगती है, और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ भी पता नहीं। उनके अनुसार ये बस जो है वो डाकिन की तरह है, डाकू से ही बना है डाकिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था। यहाँ लिखा है ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कपन होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए थी, परंतु क्या हुआ, यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी, है ना। जब हम बस स्टार्ट करते हैं तो ठीक है 2-5 मिनट के लिए आपके बस के इंजन में कपन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी बस ही झंझना रही है। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्रा थे या उसके अंदर जो यात्री बैठे थे वो भी हिल रहे थे। ठीक है, पूरी बस में कपन हो रहा था, यानी पूरी बस काँप रही थी, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे, उनके अंदर भी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गजब हो गया, ऐसी बस
अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो देखिए यहाँ लिखा है, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना मतलब स्वाभाविक है, यानी ये नेचुरली है कि बस की स्थिति इतनी ख़राब थी। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी क्यों, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, है ना। यानी उन्होंने एक बात को काट के दूसरी बात बोली, ऐसा नहीं कि चलेगी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी साहब। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया, यानी लेखक को लगने लगा, अरे बाप रे, ऐसा भी कुछ है। ठीक है, इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो आपको जवाब यहाँ से देना है, बस की जर्जर अवस्था को देखकर, यानी जो उसकी ख़राब अवस्था थी, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग भी टूट सकती है तथा ब्रेक भी फेल हो सकता है। और ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस उस पेड़ से न टकरा जाए। ठीक है, यानी कि जो पेड़ आ रहे हैं, एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस की क्या है, अनियंत्रित होकर भी कभी भी इसका क्या हो जाएगा, टकरा सकती है, क्योंकि बस की हालत ही इतनी खस्ता थी, ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, ये आपके पुस्तक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं ये वो हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ इनको डिस्कस नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग देख लेंगे आंसर कि अगर आपके मैम आपको देते हैं लिखने के लिए तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, किसने इसका नेतृत्व किया था, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखा है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, ये भाषा की बात है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये अक्सर आपसे करने को भी नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपसे करने को कहा जाए तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपने आंसर को लिख लेंगे। ठीक, तो इस तरह से अब हम अपनी वीडियो को करते हैं फिनिश। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लें ताकि मैं जो भी पीडीएफ्स है या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे शेयर कर सकूँ। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।